नमस्कार। जो थोड़ा भी इजराइल को और अमेरिका को जानता है वो इस बात पे आसानी से विश्वास नहीं करेगा, किंतु विचित्र किंतु सत्य घटनाएं सामने आ रही हैं। सीधे सीधे खुलेआम इजराइल और अमेरिका आमने सामने आ गए। इससे पहले कई बार दोनों देशों में मतभेद हुए हैं, लेकिन सार्वजनिक आलोचना, खुले में बयानबाजी कभी नहीं हुई है। और नतीजा ये है कि इस हद तक मामला पहुंच गया है जिसे अब अमेरिका के लिए झेलना मुश्किल है और इजराइल के लिए बर्दाश्त करना नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या हो रहा है और किस स्तर पे दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, पब्लिकली ईरान ने किस हाल में पहुंचा दिया इनको, आज के वीडियो में हम यही समझेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। हुआ यह है कि ये जो समझौता हुआ है इसमें 3-4 बातें इजराइल के गले से नहीं उतर रही हैं और उसको लेकर इजराइल की तरफ से एकदम ढिशुम ढिशुम चल रहा है। कई सारे बयान आ गए, उनके कई मंत्री टूट पड़े हैं। मैंने जो कुछ नोट किया उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि वहाँ के जो सुरक्षा मंत्री हैं बेन ग्विर इजराइल के, उन्होंने कहा है कि ये ऐतिहासिक भूल है और ये ईरान को पुरस्कृत किया है ट्रंप ने। एक ये अटैक आया। दूसरा, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, और जो उनका नाम है स्मित्रिज, कि समझौता उस समय आया है जब ईरान प्रेशर में था और अधिक रियायतें देने के लिए मजबूर किया जा सकता था। यानी इजराइल की तरफ से एक लगातार मैसेज दिया जा रहा है अमेरिका के लोगों को कि तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप जल्दी झुक गया। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और कुछ हासिल कर सकता था। और एक लाइन बड़ी तेज है, वहाँ का जो सुरक्षा अधिकारी हैं इजराइल के, उनकी तरफ से बयान आया है कि जो कुछ हमने वॉर में कमाया था वो बातचीत की मेज़ पे ट्रंप ने गंवा दिया है। और ये बार बार अलग अलग जगहों से आ रहा है। इसका मतलब इजराइल खौरिया रहा है। आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बना के बताया था कुछ समय पहले कि इजराइल की तरफ से अमेरिका पे होने वाले जासूसी हमलों को लेकर अलर्ट को, जो टॉप का अलर्ट होता है, क्रिटिकल अलर्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी मोसाद और इजराइल के जासूसों पे अब CIA खास तौर पे नज़र रखेगा, क्योंकि अब अमेरिका को इससे खतरा लगने लगा है। वो घटनाक्रम होता है, उसके बाद में समझौता होता है। समझौते से पहले अलर्ट, अलर्ट के बाद समझौता। समझौता कहें या जो भी कहें, MOU कहें, जो भी कह लें, लेकिन वो होता है। और उसके होने के बाद खुल के इजराइल सामने आ जाता है। आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान याद होगा, भी कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था कि दुनिया में कोई देश नहीं है जो तुम्हारे साथ खड़ा हो, अकेला अमेरिका है। और ये बयान जो उन्होंने दिया, उसके बाद में फिर से एक बयान आ गया, और जो सीधे बयान था इस बात के जवाब में, क्योंकि वॉशिंगटन ईरान के सामने झुक गया है। ये बात अभी तक ईरान समर्थक तो कह रहे थे, पर इजराइल की तरफ से भी अब ये कहा जाने लगा है। यानी दोनों दुश्मन मिलके कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हार गए हो, तुम झुक गए हो, तुमने ईरान के सामने सजदा किया है। इसको बर्दाश्त कैसे किया जा सकता था? तो यहाँ एक स्ट्रक्चर निकल के आता है और इस स्ट्रक्चर के बीच में अमेरिका की तरफ से इस बार डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकल के आके क्रेजी व्रेजी नहीं बोलते हैं F वर्ड लगा के, बल्कि JD वांस, वहाँ के राष्ट्रपति, सीधे खड़े होकर व्हाइट हाउस में बयान देते हैं और वो कहते हैं कि इजराइल को ये समझना चाहिए कि दुनिया में हम ही हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि आपके 2/3 हथियार अमेरिकी हाथों से बने हैं। अमेरिका ने उसमें अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसे से बने हुए हैं। आज आप जहाँ खड़े हो अमेरिका की मदद से खड़े हो, इसलिए अमेरिका पे उंगली उठाने से पहले दिमाग को ठीक कर लो। JD वांस कह रहे हैं इजराइल को खुले, ये पहले, इससे पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ कि हम आपकी तरह लोगों को मार के नहीं शांति ला सकते हैं।
जनता को मार के शांति नहीं ला सकती। बातचीत और डिप्लोमेसी के चैनल आपको तैयार रखने चाहिए। यानी ये सीधा संदेश है कि तुम्हारी तरह हम हर किसी को मार नहीं डालेंगे, हमको ये तरीका हमारा नहीं है। अगर आपको चाहिए शांति तो बातचीत के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए आएगी। अभी तक क्या करता था इजराइल? अमेरिका की अकड़ में रहता था, कत्लेआम करता था, सिविलियंस को मारता था। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पिछले दिनों कहा कि इजराइल सिविलियंस को मार रहा है, G7 में कहा। अब अगर आप देखें तो ये सीधी सीधी बात यह है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जेडी वांस शुरू से, जेडी वांस के दिमाग में दूसरी चीज है कि ट्रंप के बाद कौन। वो अपनी फील्डिंग उस हिसाब से कर रहे हैं। एक तो वो अमेरिका फर्स्ट वाली लॉबी के आदमी है जो कहते हैं हम दूसरों के चक्कर में क्यों पड़े। दूसरा उनका कहना यह है कि अमेरिका ने क्या हासिल किया। अफगानिस्तान में आपको क्या मिला? शांति मिली? नहीं मिली। दुनिया में जहां जहां आपने इंटरवेंशन किया वहां आपने शांति हासिल नहीं की। शांति आपको बातचीत से ही मिली है। ईरान को यह बात निश्चित तौर पे बड़ी भारी होगी, लेकिन इजराइल अंदर से जला हुआ है और यह कह रहा है कि सबसे मजबूत सहयोगी पर हमला करना समझदारी नहीं है। अब यह बयान आप देखें, इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने तो एकदम पेट्रोल डाल दिया जलते हुए इजराइल। उसने ये कहा कि थोड़ी सी, अभी ये सुन लीजिए जेडी वांस का बयान, उसके बाद मैं उस पर आता हूं। Now I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास मिसाइल ना हो ये तो थोड़ा अन्यायपूर्ण हो जाएगा, अनजस्ट हो जाएगा, क्योंकि सब मिसाइल रख सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं रख सकता। सऊदी के पास मिसाइल है, यूएई के पास मिसाइल है, सब लोग मिसाइल रख रहे हैं तो ईरान को भी रखने दो। तो इस समझौते में मिसाइल वाले चैप्टर को लिया ही नहीं गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब पब्लिकली डिफेंड कर रहे हैं इसको, एयरपोर्ट पे खड़े होकर बयान दे रहे हैं, तो ये अपने आप में संदेश है। तो ईरान, तकलीफ की बात क्या है, इजराइल चाहता था सरकार बदल दो, नेता मारे उसने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो चाहता था इनकी परमाणु हथियार खत्म कर लो, नष्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आखिर में हुआ क्या, जो पिछली बार ओबामा ने समझौता किया था उस समझौते का इजराइल तब भी विरोध कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को घेर के लाया कि वो समझौता तो बेकार है, फलां टिमका, मैं तुमको हीरो बना दूंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप भी वही समझौता कर रहा है। यानी परमाणु बम के मामले में इजराइल की मन की नहीं चली है। इनका कहना यह है, अब जो जेडी वांस का और जो नई लीडरशिप अमेरिका की, कि तुम्हारी कहीं पे भी तुमको लगे इनसिक्योरिटी तो तुम लोगों को मारना शुरू कर दोगे। तुम्हारी सुरक्षा संबंधी समस्याओं का हल दूसरों की जान लेना नहीं है भाई। बातचीत भी करो, डिप्लोमेसी भी करो। ये थोड़ी है तुम्हारे पास में पीछे तुम्हारा भाई बैठा हुआ है अमेरिका जैसा, तो हर जगह जाके तुम मारपीट हिंसा करोगे, जैसे वो एमएलए एमपी का लड़का करने लगता है या कहीं पे दाऊद इब्राहिम का आदमी करने लगता है, भाई है मेरे पीछे, मैं जो चाहूंगा करूंगा। तो ये जो अमेरिका के लाड़ प्यार में इजराइल एक बिगड़ैल बच्चा हो गया था और उसने इस हद तक मचा रखा था कि जो सामने आए मार दो, वो अब नहीं चलेगा।
और मैंने कल आपको बताया था कि ये जो समझौता हुआ है उसमें इजराइल पे लगाम लगा के रखना की एक जिम्मेदारी अमेरिका की अपने आप ही हो गई। यानी अब अमेरिका को थाम के इजराइल को लिमिट में रखना पड़ेगा। तो लेबनान से सेना की वापसी अब अमेरिका की जिम्मेदारी हो गई है और ऐसे में इजराइल की तरफ से असंतोष। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि इसको उतना सीधा मत समझिए। अमेरिका के साथ में टकराव मोल लेके नेतन्याहू अपना घर का चुनाव सुधार रहे हैं, क्योंकि अगर वो अमेरिका के साथ खड़े दिखाई देंगे तो पब्लिक उनको हरा के बाहर कर देगी। और डोनाल्ड ट्रंप अपना चुनाव संभाल रहे हैं, मैंने आपको बताया था। वरना ये जो डोनाल्ड ट्रंप भाषा बोल रहे हैं ये वही तो हैं जिन्होंने ईरान पे कड़े प्रतिबंध लगाए थे, पुराने JCPOA को रद्द कर दिया था, सैनिक दबाव बढ़ाया, खुद ही हमला किया था और सारी बातें की, परमाणु कार्यक्रम को बताया कि ये तो हमारी रेड लाइन है, इसके बाद तो करना पड़ेगा। और अब ईरान की शर्तों पे समझौता कर लिया। तो इससे ये पता लगता है कि ये सीधे सीधे जो इजराइल भी कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के झुकने का मसला है, झुकने का तो है ही, लेकिन एक बड़ी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बात यह है कि आज की तारीख में जहां पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं वहां पर वो सबसे ज़्यादा खतरे में है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा अपना अनुमान है। अनुमान इसलिए है क्योंकि मोसाद को आप जानते हैं और मोसाद एक बेशर्म टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी नाक पे कोई किसी के लिए लिहाज नहीं है। अगर वो ईरान के सारे नेताओं को पूरी लाइन को उड़ा सकता है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट क्रिएट करके पेजर उड़ा सकता है सारे के सारे हिजबुल्लाह के, तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो आसानी से डोनाल्ड ट्रंप को भी रास्ते से हटा दे। 4 अटेम्प्ट डोनाल्ड ट्रंप के जीवन पे हो चुके हैं। आज की तारीख में अगर अमेरिका का सिस्टम इजराइल के जासूसों की तरफ से क्रिटिकल अलर्ट पे डाल देता है, यानी सबसे टॉप मोस्ट सिक्योरिटी पे, इसके पीछे भी एक संदेश है। यानी ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि ये कितनी भी नूरा कुश्ती हो, पर अमेरिका इजराइल की तरफ से अब आशंकित है। अमेरिका को अब इजराइल पे शक होने लगा है। अमेरिका अब इजराइल पे उतना भरोसा नहीं कर सकता। और इस समझौते के बाद में तो आप सीन समझिए ना कि इजराइल अकेला पड़ गया है। पर जिन लोगों को लग रहा है अकेला पड़ गया है वो गलत फहमी में है। एक और दोस्त भी है उनका, और वो दोस्त फाइलों का बहुत सम्मान करता है, फाइलों कागज़ों का। उसको लगता है कहीं किसी फाइल वाइल में नाम नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। वो दोस्त तन मन धन से लगा हुआ है। ईरान इजराइल की जो लड़ाई शुरू हुई है, उसने गोले गिराए हैं, तो उस वक्त भी वो दोस्त वहाँ पे साथ में था, ऐसा बताया गया है। अब पता कह रहे हैं कि दोस्त को पता नहीं था, जो भी है। पर ऐसे दोस्त हैं एक दो इजराइल के, इजराइल अकेला नहीं है। पर समस्या ये है कि वो जो दोस्त हैं वो इजराइल और अमेरिका में जब चुनना होगा तो झट से अमेरिका को चुन लेंगे, क्योंकि उनकी पर्ची में हिज एक्सेलेंसी अमेरिका के लिए लिखा होता है। और जहाँ तक एप्स्टीन फाइल का सवाल है, उसमें ये साफ दिखा कि एप्स्टीन का कहना है था उस फाइल के हिसाब से कि उसी ने सलाह दी थी उस दोस्त को कि जाके तुम नेतन्याहू को मस्का मारोगे तो ट्रंप खुश होगा। तो अब गुरु गोविंद में झगड़ा हो गया है, अब कहा के लागू पाओ। तो ये इसका एक और पर्सपेक्टिव है। पर इतना पक्का मान के चलिए कि ये हमारा जो पूरा का पूरा सीन दिख रहा है ना, इसके अंदर अब अगला टकराव शुरू हो चुका है, और वो है अमेरिका और इजराइल के बीच में। और जिस तरह की खुली बयानबाजी इजराइल की तरफ से आ रही है, जिस तरह की अमेरिका की तरफ से ट्रंप, राष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट सब खुल के बोल रहे हैं, ये इजराइल के लिए भी एक अलर्ट है। क्योंकि इजराइल का जो भी माई बाप पीछे खड़ा हुआ है गुंडा, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं 65% हथियार तो तुमको हमने ही दिया था, तो वो चीज़ इस देश के लिए खतरनाक हो सकती है। इजराइल को इसलिए भी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब साइन कर रहे हैं उस MOU पे, तो फ्रांस के उस महल का वो वीडियो देखिए, उसमें जिस कॉपी पर वो साइन कर रहे हैं वो कॉपी फारसी भाषा में लिखी हुई है। आप कहेंगे इतनी दूर से कैसे पढ़ लिया, तो ज़रा गौर से देखिएगा। फारसी अरबी दाहिने से बाईं ओर चलती है उनकी लाइन है,
और हमारी हिंदी की तरह अंग्रेजी की लाइनें दाहिने से बाईं ओर चलती हैं। डोनाल्ड ट्रंप जहां साइन कर रहे हैं उस दस्तावेज पे दाहिने से बाईं लाइनें चल रही हैं। और इसका कारण शायद ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें वो कैमरे की तरफ करके साफ साफ इसको दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ ने जो साइन किया वो अंग्रेजी का संस्करण है, इजराइल के राष्ट्रपति ने जो साइन किया वो फारसी का संस्करण है। यानी गवाह जो है वो MOU इस्लामाबाद करके उसका हेडर है। बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद का नाम इतिहास में लग गया, पाकिस्तान अमर कर दिया उन्होंने कि कभी ईरान और अमेरिका का इतना बड़ा युद्ध हमने रुकवाया था। तो जो राष्ट्रपति दिखा रहे हैं ईरान के, उसमें भी फारसी भाषा में लिखा हुआ है। तो ये भी अपने आप में, क्योंकि इजराइल भाषा को लेकर बहुत सेंसिटिव है। आप इजराइल में देखेंगे तो वो अपनी सारे काम हिब्रू में करते हैं जो उनकी भाषा है, और ये फारसी में डोनाल्ड ट्रंप जो उसको लैंग्वेज आती नहीं है उसमें साइन कर रहा है। उसमें साइन करने का मतलब ये है कि उसमें कुछ और भी होगा। और जो आमतौर पे इस तरह के पैक्ट होते हैं उसमें एक चीज़ लिखी होती है कि हम दोनों लोग इस पे एग्री कर रहे हैं। इसके दो वर्जन हैं, एक अंग्रेज़ी वाला और एक फ़ारसी वाला है। अगर अंग्रेज़ी वाले में कोई कन्फ्यूजन होता है तो फ़ारसी वाले को फाइनल माना जाएगा, क्योंकि साइन हो रहा है फ़ारसी वाले में। इसका उल्टा भी लिखा जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप को जब फारसी नहीं आती है, वो फारसी के डॉक्यूमेंट पे साइन करते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका एक मतलब यह है कि ईरान की सुप्रीमेसी इस डील में दिखाई दे रही है। दूसरा मतलब यह है कि ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप इतना भरोसा कर रहे हैं कि एक ऐसे डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट का उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। इस पूरी चीज़ों के बीच में अगर आप देखें तो ये एक सीन ऐसा बन रहा है जिसके अंदर इजराइल को जल जाना चाहिए, फूक जाना चाहिए, धुआं उठ जाना चाहिए, उसका राख हो जाना चाहिए। और इस पूरी चीज़ों में वही दिखाई दे रहा है। पर इजराइल और अमेरिका की लड़ाई दुनिया को कहाँ ले जाएगी कोई नहीं जानता, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान पावर बनता जा रहा है। आसपास के देश ईरान के साथ जुटते जा रहे हैं, और जैसे जैसे इलाके में शांति जैसी स्थितियाँ होंगी और ईरान अमेरिका के साथ इन ट्यून चलना शुरू कर देगा, चीज़ें सामान्य होने लगेंगी, तो इस इलाके से अमेरिका अपनी सेना भी शायद कम कर दे। और वो कम ज़्यादा करता रहता है, जब जैसा तनाव होता है कम ज़्यादा करता रहता है। तो इजराइल के लिए और सरदर्द की बात है। तो जो भी है, ये सीन बड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और अजीब सा सीन है, लेकिन है। और इसीलिए मैंने इसको कहा ये विचित्र किंतु सत्य है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा इसलिए भी भारत के लिए अच्छा है, ये सब दुष्ट दुर्जन लड़े आपस में तो देश के लिए ठीक रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।